अभी कुछ ही दिनों पहले जब तमिलनाडु के कुछ कोस्ट गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा कि कुछ 16-17 लोग श्रीलंका की तरफ से आ रहे हैं। जब उन्होंने उनको पकड़ा और इंक्वायरी की तो पता चला कि वो सारे लोग श्रीलंका से थे जो बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में श्रीलंका से रेफ्यूजीज आए हैं। इससे पहले भी सिविल वॉर के टाइम बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे। तमिलनाडु में करीब 107 कैंप्स में 60,000 रेफ्यूजीज रहते हैं और कैंप के बाहर करीब 30,000। लेकिन इस बार रीज़न काफ़ी कुछ अलग है। जब इन लोगों से पूछा गया कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। जिस सैलरी में पहले हमारा सब कुछ चलता था उसमें आज कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कई सारी खाने की चीज़ों की प्राइसेस 3 गुना से बढ़ गई है। LPG मिलना बहुत मुश्किल हो गया है कि 2 टाइम का खाना भी हम नहीं बना पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की तो बात ही दूर है, 2-2 किलोमीटर की कतारें लगी हैं और कई सारे लोग तो उन कतारों में खड़े रह के ही मर रहे हैं और दिन में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 4 घंटा ही मिल रही है। तो श्रीलंका की इस फिलहाल की कंडीशन को हम मैनमेड इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं, जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उन 3 डिसीजंस के बारे में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने गलत ली और उसका ही खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के प्रायोजक है फ्यूचर जनरली, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग श्रीलंका की ये स्टोरी है जो आज आपको मनी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। 1948 में अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद श्रीलंका को सारी कंट्रीज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रही थी, क्योंकि एक्सपोर्ट के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन था जहां पर रबर, टी और कोकोनट का काफी बड़ा प्रोडक्शन होता था और एक्सपोर्ट भी होता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि आने वाला टाइम उनके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करने की जरूरत थी। पहला ये था कि श्रीलंका से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसमें से 90% एक्सपोर्ट प्लांटेशंस का था, यानी रबर, टी और कोकोनट का था, जिसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी ताकि फ्यूचर में अगर प्लांटेशन सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आए तो कंट्री को उसका अंजाम भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो भी पैसा एक्सपोर्ट से आ रहा है उसे यूज करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जहां तक पहली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट असफल रही और इसीलिए 1955 में जब रबर और टी की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गई तो इनका एक्सपोर्ट से मिलने वाला जो इनकम था वो भी बहुत कम हो गया और इसके चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पहली बार फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस फेस किया। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके पास कुछ एसेट्स होते हैं फॉरेन करेंसीज के रूप में। अब आपको फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाना है तो उसका ऑर्गेनिक तरीका है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन करेंसीज में एसेट्स मिलेंगे। साथ ही इस फॉरेक्स रिजर्व को मेनली इस्तेमाल किया जाता है चीजों को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी बाहर कंट्री से कोई चीजें खरीद रहे हो तो आपको उनकी करेंसी में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस तब होता है जब आपका एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है और इम्पोर्ट ज्यादा होता है। ऐसे में आपके पास उन इम्पोर्ट को पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब ये था पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम था वो था कि डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट। 1960 तक श्रीलंकन गवर्नमेंट जो भी पैसा एक्सपोर्ट से आता था उसमें से सिर्फ 10% पैसा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही थी। बाकी सारी चीज़ें जा रही थी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जो शायद उन्होंने इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस की। और उसमें वो कई सारी चीज़ें फ्री में देने लगे, जिसमें जितना भी पैसा एक्सपोर्ट से आता था लगभग सारा का सारा पैसा उन्हीं स्कीम्स में चला जाता था, जिससे वो डेवलपमेंट के यानी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खर्च नहीं कर पाए। अगर आप देखेंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट को तो हमेशा से गवर्नमेंट बड़ी ही शॉर्ट साइटेड रही है। इन्होंने कभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने 10 साल बाद 20 साल बाद की चीज़ें नहीं सोची। इन्होंने बस देखा कि 2-4 साल में जनता कैसे खुश हो सकती है, लोग कैसे खुश होंगे, और इसीलिए कई सारी फ्री की चीज़ें उन्होंने देना शुरू किया, जबकि इनकी कैपेबिलिटी भी नहीं थी। 1977 में तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो भी गवर्नमेंट की इनकम थी टैक्सेस और बाकी चीज़ों से, वो उन स्कीम का पेमेंट नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ा, यानी कर्ज लेना पड़ा ताकि वो उन स्कीम्स का पेमेंट कर पाए। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को ये पता नहीं था। 1962 में गवर्नमेंट को लगा कि इस पर तुरंत एक्शन लेनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने 1962 में नेशनल प्लानिंग काउंसिल की शुरुआत की, ताकि वो कुछ ऐसे प्लान्स लाए जो लॉन्ग टर्म में कंट्री को बेनिफिट करे। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ने अगेन इलेक्शन के टाइम फोकस किया फ्रीबीज देने पर, लोगों को खुश करने पर, और नेशनल प्लानिंग काउंसिल को साइडलाइन कर दिया। अब अपनी सारी गलतियों का एहसास होने के बाद 1977 में गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट पर फोकस किया। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, साथ ही बिजनेसेस है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम्स लाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा FDI लाने के लिए भी कोशिशें की गई।
साथ ही जो फूड सब्सिडीज हैं उन्हें हटाया गया। लोगों ने भी अपने फ्यूचर के लिए इन चेंजेस को एक्सेप्ट किया और अगले 5 साल में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट दिखाई दी। जहां पर ग्रोथ रेट 2% के करीब रुका था, वो 1977 से 1983 के बीच सालाना 6% हुआ। उस समय इंटरनेशनल मीडिया श्रीलंका को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रही थी। टूरिज्म भी इस टाइम में काफ़ी बढ़ गया। 1977 में जो टोटल टूरिस्ट थे वो 2 लाख से कम थे, जो 1982 तक 4 लाख से ज़्यादा हुए और उनसे आने वाला इनकम भी 3 गुना बढ़ गया। साथ ही इसी टाइम में एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन भी लाया गया, प्लांटेशन की डिपेंडेंसी निकाली गई और जो गारमेंट का एक्सपोर्ट था, जो 2% टोटल एक्सपोर्ट का था, वो 16% पर लाया। तो आप समझ लीजिए कि शुरुआत में हमने जिन 2 प्रॉब्लम्स की बात की थी उन पर काम करना फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था और उसका रिजल्ट भी अब क्लियरली दिख रहा था। इन सारी चीजों के बाद 1982 में गवर्नमेंट को लगा कि अब फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन जुलाई 1983 से कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हुए जिनके सामने गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े और फाइनेंशियल क्राइसिस से चलते कंट्री पर काफी लोड आ जाता है, जिससे कंट्री कई बार टैक्सेस बढ़ा भी देती है। अब टैक्सेस कब बढ़ जाए किसी को नहीं पता होता। अगर आप हाई टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हो तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर, जिससे अंडर सेक्शन 80D के तहत आप 25,000 का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। साथ ही दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पर आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। उन्होंने रिसेंटली हेल्थ सुपर सेवर प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द नेक्स्ट प्रीमियम फॉर अ क्लेम फ्री ईयर। ये चीज यंगर अडल्ट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है जिन्हें फिलहाल लोअर हेल्थ इश्यूज है, ताकि वो अपने फ्यूचर के अनफोर्सिन हेल्थ एक्सपेंसेस को बहुत ही चीपर प्रीमियम के साथ अवॉइड कर सकते हैं। सो व्हाई पे 100% व्हेन यू कैन पे ओनली 20%। प्लस आप अपने प्रीमियम पर टैक्स सेव कर सकते हैं जो कि सेक्शन 80D के तहत डिडक्टिबल है। इतना ही नहीं, फ्यूचर जनरली अपने 6000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आपकी कैशलेस सेटलमेंट करवाती है, वो भी 3 घंटे के अंदर। सो विद 94% क्लेम सेटलमेंट रेशो, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं। उसके साथ होम हेल्थ केयर सर्विसेज और डे केयर ट्रीटमेंट एंड मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। तो अपने और अपने फैमिली की हेल्थ के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस जरूर चेकआउट कीजिए। जुलाई 1983 से शुरू हुआ श्रीलंका में सिविल वॉर। इस सिविल वॉर को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मोहक मंगल का ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें इन सारी चीजों को डिटेल में कवर कर लिया गया है। अब सिविल वॉर की वजह से जो पैसा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था उसे डाइवर्ट करना पड़ा डिफेंस के लिए। 1982 तक गवर्नमेंट का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो 4.4% था टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, और इसे उन्हें 1983 से बढ़ाना पड़ा और 1996 तक ये चला गया 21.6% तक। इस सिविल वॉर की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज को श्रीलंका में लाने का प्लान भी चौपट हो गया। बड़ी मुश्किल से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मोटोरोला और हैरिस कॉर्पोरेशन को श्रीलंका में अपना प्लांट शुरू करने के लिए कन्विंस किया था। ये दोनों भी उस टाइम बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज थी। इनफैक्ट हैरिस कॉर्पोरेशन ने तो अपना आधा प्लांट भी बिल्ड किया था, जिसमें करीब 1850 लोगों को जॉब मिलने वाली थी। बट जैसे ही सिविल वॉर शुरू हुआ, हैरिस कॉर्पोरेशन ने कहा कि हमारा जो प्लांट बचा है वो रहने देते हैं, हम श्रीलंका में नहीं आएंगे। मोटोरोला ने भी आने से मना कर दिया। सोनी और बैंक ऑफ टोक्यो का भी प्लान था श्रीलंका में जाने का, उन्होंने भी अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए। ये सिविल वॉर्स 2009 तक चले और तब तक कोई भी बड़ी कंपनी श्रीलंका जाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका के लिए कुछ नई बात नहीं है। अब तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF उन्हें 16 बार बेल आउट कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो क्राइसिस का रीजन है वो बहुत अलग है। आपको बता दूं, सारे इंडियंस को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी, शायद श्रीलंकन को ये समझ में नहीं आई और वो इस ट्रैप में फंस गए। बात है 2005 की, जब श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आई और इन्होंने काफी तेजी से अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए लोन लेना शुरू किया। इसी बीच गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था कि उन्हें हम्बनतोता पोर्ट डेवलप करना है। एक्सपोर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी था, इसीलिए वो सबसे पहले US के पास गए कि हमें इस पोर्ट को बनाना है और उसके लिए हमें लोन चाहिए, कुछ पैसा आप उधार दे दीजिए। अमेरिका वालों ने कुछ एनालिस्ट को बिठाया और पता किया कि क्या वो पोर्ट उतना पैसा कमा सकता है कि वो आसानी से पैसा चुका सके। तो उनके एनालिस्ट ने उन्हें बताया कि ये जो पोर्ट है ये वायबल नहीं है, ये शायद उतना पैसा नहीं निकाल पाएगा। इसलिए US वालों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका वाले इंडिया वालों के पास आए और इंडिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस पोर्ट के लिए लोन लीजिए। इंडिया ने भी अपने एनालिस्ट को बोला कि इसका रिसर्च कीजिए। अगेन रिसर्च में वही चीज़ आई कि ये पोर्ट वायबल नहीं है, उतना पैसा नहीं निकल के आएगा। तो इंडिया ने श्रीलंका को क्लियरली बताया कि आप इसमें पैसा खराब मत कीजिए, ये चीज़ें वर्कआउट होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी श्रीलंका डटा था कि नहीं, हमें बनाना ही है। तो उसके बाद वो चले गए चाइना के पास। अब यही वो फंस गए। अब चाइना तो इतना पागल है नहीं कि कोई अनवायबल प्रोजेक्ट में बहुत पैसा डाल दे, लेकिन उनके हिसाब से वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। क्योंकि आप अगर देखोगे तो पिछले कुछ सालों में
चाइना ने इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज उनमें काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इसलिए नहीं कि वो उनकी डेवलपमेंट चाहता है, बट इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अपना हक जमाए, अपना कंट्रोल ले। तो इसलिए उन्होंने श्रीलंका को कहा कि इस पोर्ट के लिए हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि आप ये जो पोर्ट बना रहे हैं इसे एक चाइनीज़ कंपनी ही बिल्ड करेगी, ताकि वो अपने हिसाब से अपने फ्यूचर बेनिफिट को देखते हुए उसे बिल्ड करे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाती है तो वो पोर्ट चाइना को लीज के तौर पर दिया जाएगा। और जैसा सबको पता था वैसा ही हुआ। पोर्ट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, लोन वैसा का वैसा था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने श्रीलंका से कहा कि ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा का, ये अब आपको हमें देना पड़ेगा 99 ईयर्स के लीज पर। श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने पोर्ट दे दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद श्रीलंका में जो भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें से 70% प्रोजेक्ट्स चाइना ने फंड किए। और गवर्नमेंट की कंडीशन फिलहाल ये है कि उस डेट को वो चुका नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए रिसेंटली श्रीलंकन गवर्नमेंट के कुछ लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास गए, तो चाइना ने कहा कि रुकिए, इसकी कंट्रोल के हिसाब से क्या कुछ डिसीजंस लेनी है हम जल्दी आपको बताएंगे। चाइना की सिंपल 3 स्टेप पॉलिसी होती है, हेल्प, फेल एंड कंट्रोल। आप पहले उस कंट्री को हेल्प करो, ऐसा दिखाओ, बाद में मेक श्योर करो कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स है वो फेल हो जाए, और उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में लो। उन्होंने हर एक जगह पर, पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स की है, ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर फेल हो गई हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले। उन जगह पर उन्होंने कंट्रोल कर दिया है, कई सारे हाईवेज और कॉरिडोर्स उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान में से भी। तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। रिसेंटली आप देखोगे इस ग्राफ में, तो पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत हेवीली बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव्स इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है। 2006-7 तक उन्होंने इंडिया में भी हेवीली इन्वेस्ट किया था, लेकिन जैसे ही रिसेंटली उनकी असलियत सबके सामने आ गई है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया उनसे 10 कदम दूरी रहना पसंद कर रही है। ऐसी चीज़ें करके चाइना को दूसरा फ़ायदा होता है कि वहाँ पर वो अपना ट्रेड्स बढ़ाती है, बहुत सारा एक्सपोर्ट उन कंट्रीज़ को वो चीज़ें करते हैं। श्रीलंका का बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ होता था, लेकिन अभी चाइना भी लगभग उसी लेवल पर आ गई है। मालदीव्स की बात करें तो 2008 में इंडिया चाइना के मुकाबले 3.8 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड करता था मालदीव्स के साथ। आज चाइना वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करता है। सेम कंडीशन बांग्लादेश की भी हो रही है, नेपाल की भी हो रही है, और पाकिस्तान की भी बात ही ना छेड़े तो बेहतर है। आज वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये जानबूझकर चाइना की कोशिश भी होती है कि वो कंट्री फेल हो जाए, ताकि धीरे धीरे उस कंट्री पर वो अपना कंट्रोल जमाए। अब यहाँ पर हुआ ये कि सारी चीज़ें एक साथ हुई। चाइना के साथ जो बैड एक्सपीरियंस आया वो भी इसी टाइम आया, साथ ही अपनी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। आज श्रीलंकन गवर्नमेंट जितना पैसा कमाती है उससे 83% पैसा सिर्फ उन डेट के रिपेमेंट के लिए जाता है, तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम आई है वो फॉरेक्स रिजर्व्स में आई कि जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या अचानक कम हो गई कोविड-19 के बाद, और कोलंबो में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2019 में उसके बाद। अब ये जो संख्या कम हुई है उसकी वजह से जो इनकम है और जो फॉरेक्स रिजर्व उनको मिलता है टूरिज्म से वो बहुत कम हो गया। श्रीलंका से जो भी गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है वो मेनली यूएस, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ से आने वाला जो उनका इनकम है वो लगभग 60% से कम हुआ। $5 बिलियन से वो आ गया लगभग 1.5-1.7 बिलियन पर। तो इसकी वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता चला गया। और अब आपको इंपोर्ट तो करनी है, फ्यूल आपको इंपोर्ट करना है, और कई सारी चीज़ें उनको इंपोर्ट ही करनी होती है श्रीलंका को। तो जो भी पेट्रोल, डीजल और फ्यूल्स है उन्हें इंपोर्ट करने के लिए उनके पास अभी फॉरेक्स रिजर्व्स ही नहीं है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी है, फिर भी लोगों को पेट्रोल डीजल आसानी से नहीं मिल रहा है। चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ रही है क्योंकि उन्हें इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है। इसलिए इंडिया ने रिसेंटली बहुत ही स्मार्ट मूव किया है, $1 बिलियन क्रेडिट ऑफ लाइन उन्होंने श्रीलंका को दी है, ताकि वो इंडिया से मेडिसिन और फूड वगैरह इंपोर्ट कर सके। और इंडियन गवर्नमेंट और भी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है इंडिया और श्रीलंका के बीच वो और भी बेहतर बन सके, और फ्यूचर में इसके कुछ ट्रेड बेनिफिट्स इंडिया को मिल सके। तो 1948 में जो मेन प्रॉब्लम श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने थे कि एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है 2-3 सेक्टर्स पर, और डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, ये दोनों भी चीज़ें आज भी सॉल्व नहीं हुई है। और इसीलिए लगभग हर 5-10 साल बाद श्रीलंका एक क्राइसिस फेस करती है, जिनमें से ये एक फिलहाल का है। तो मेन लर्निंग ये कि डेट यानी कर्ज पर आप डिपेंड रह के ज़्यादा कुछ एक्सपांड नहीं कर सकते। आपको ऑर्गेनिक कुछ करना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, उससे एक्सपांड करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप जिनकी हेल्प ले रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि उनका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ने यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा लिया है उससे श्रीलंका पर एक तरह की मुसीबत ही आई। और इसीलिए भी हम कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए,
क्योंकि एक दो सेक्टर अचानक से अगर खराब परफॉर्म करे तो श्रीलंका की तरह आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। इस तरह की वीडियोस को मिस ना करने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।